नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र की एक जनसभा में कहा कि बंगाल को दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गद्दार और मीर जाफर बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने मीर जाफर कहा है। ममता ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी को चलता करिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हम मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, हमें दंगे, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर नहीं चाहिए हैं। पश्चिम बंगाल में टिकट को लेकर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। बीजेपी ने दो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सबसे पहली ऐसी उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा चौधरी मित्रा। उनको बीजेपी ने चौरंगी सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद शिखा चौधरी ने कहा है कि उनको बिना जानकारी के ही टिकट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होंगी ही नहीं और ना ही मैं बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे मुझसे बिना पूछे ही टिकट दे दिया गया है। वहीं इसी तरह बीजेपी ने टीएमसी विधायक माला साहा के पति तरुण साहा को भी काशीपुर बेलगछिया से टिकट दे दिया है। उन्होंने भी इनकार कर दिया है। टिकट को लेकर किरकिरी होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में दिए गए हैं उनका कहना है कि वे बीजेपी का हिस्सा नहीं है और न ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महुआ ने कहा कि श्रीमान शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बता दें, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। कहीं बीजेपी उनको टिकट दे रही है जो लेने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ पर उतारू हो जा रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार को गति देने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सियासी तीर छोड़े हैं। राहुल ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ के लाहौवाल में कॉलेज के छात्रों से बातचीत में कहा कि बीजेपी आरएसएस धर्म का नहीं, नफरत का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारो। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर सीएए को रोक दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस नफरत मिटाती है जबकि बीजेपी नफरत फैलाती है। असम में राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर में बैठी एक शक्ति पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि नफरत और बेरोजगारी में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो नफरत बढ़ेगी। अगर नफरत कम होगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। राहुल ने युवाओं के राजनीति में आने की हिमायत करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जहां भी उन्हें लगता है कि असम से चोरी की जा रही है तो आपको असम के लिए लड़ना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मक्कल निधि मय्यम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त कराएंगे, सरकारी स्कूलों का स्तर वैश्विक स्तर के स्कूलों के बराबर करेंगे। इसके अलावा कौशल विकास जैसी पहलों के जरिए गृहिणी महिलाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की कमाई के अवसर देंगे। यूपी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस दौरान अखबार इस विज्ञापन से पटे पड़े हैं। विज्ञापनों में लिखा है कि दशकों में जो ना हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया। तो वहीं सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे होने पर #4 साल यूपी बेहाल ट्रेंड चल रहा है। ये इंडिया में टॉप ट्रेंड दिख रहा है। इस पर लाखों लोगों ने ट्वीट किया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार भले ही लापरवाह दिख रही हो, लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उसे लगातार आगाह कर रहे हैं। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। एनडीटीवी के इस सवाल पर कि क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को सियासी नुकसान हो सकता है, मलिक ने कहा कि सरकार का यही रुख रहा तो बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को खो देंगे, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो इन जगहों के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। मलिक ने कहा कि गांव में बहुत ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को बुलाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। महिलाओं की फटी जीन्स को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद घिरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अब माफी मांगी है। तीरथ सिंह रावत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि मुझे जीन्स से ऐतराज नहीं है। यदि किसी को फटी जीन्स पहनना ठीक लगता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। किसी को यदि बुरा लगा है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। रावत ने कहा कि मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूं।
रावत ने कहा कि मेरा गलत इरादा नहीं था और मेरी भी बेटी है। मैंने ये कहा था कि हमें अपने घर में किस तरह के संस्कार देने चाहिए, इस संदर्भ में ही ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कार और अनुशासन जरूरी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान के बचाव में उनकी पत्नी प्रोफेसर रश्मि त्यागी रावत आई हैं। उन्होंने कहा है कि तीरथ सिंह रावत के बयान को पूरे संदर्भ में नहीं देखा गया है, बल्कि लगभग 1 घंटे के पूरे भाषण में से एक छोटा हिस्सा निकाल कर देखा गया है। सीएम की पत्नी रश्मि त्यागी ने कहा है कि उनके कहने का अर्थ ये था कि संस्कृति की रक्षा करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ये हमारे देश की महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाएं, अपनी पहचान को बचाएं, अपनी वेशभूषा को बचाएं। उन्होंने कहा कि किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। पिछले साल आई कोरोना महामारी ने लोगों की जानें ही नहीं ली, गरीबों को और गरीब ही नहीं किया, बल्कि बड़े स्तर पर मध्य वर्ग को भी प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मध्य वर्ग से दूर कर दिया। अमेरिका के प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर ने ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले जारी की है। इसने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं और इसने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का सामना कर रहे यूरोप के कई प्रमुख देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को फिर से शुरू करने की बात कही है। इन देशों का यह फैसला तब आया है जब यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने जोर देकर कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित व प्रभावी है और इससे ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने का कोई खतरा नहीं है। EMA की ये सफाई फिर से इसलिए आई क्योंकि एक के बाद एक यूरोपीय देशों ने ये कहते हुए एस्ट्राजेनेका पर तात्कालिक रोक लगानी शुरू कर दी कि इससे खून जमने की शिकायतें मिल रही हैं। भारत में पिछले एक दिन में 39,726 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 154 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,59,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,71,000 के पार हैं। देश में अभी तक 3,93,39,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब 31 मार्च तक सभी दफ्तर, थिएटर्स और ऑडिटोरियम अपनी क्षमता का केवल 50% हिस्सा ही ले सकेंगे। बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से तेजी से कोरोना फैल रहा है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में लगभग 26,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अब भारत और पाकिस्तान को अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास संभावनाओं को खोला जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए कश्मीर में अनुकूल माहौल बनाना होगा। हालांकि उन्होंने इस बार हमेशा की तरह कश्मीर को लेकर UN का राग नहीं अलापा और न ही कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर कुछ कहा। अरबपति उद्योगपति एलन मस्क से एक बार फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का टैग हट गया है। ऐसा गुरुवार को टेस्ला के स्टॉक में 6.9% गिरावट के बाद हुआ, जिसके तहत उनकी कुल संपत्ति में $11 बिलियन की कमी आई। जिसके बाद अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अलास्का में चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में बेहद तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो आमतौर पर दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच नहीं देखी जाती। वार्ता के दौरान चीन ने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो इसके जरिए अन्य देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, उन पर धौंस जमा रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका अन्य देशों को चीन के खिलाफ हमले के लिए उकसा रहा है। वहीं अमेरिका ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि वो शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान के अलावा चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को उठाता रहेगा। 1 घंटे तक चली इस बहस में अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और चीन के प्रतिनिधि यांग जेची और विदेश मंत्री वांग यी के बीच काफी तीखी बहस हुई। म्यांमार की सेना द्वारा शुक्रवार को एक और प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रॉयटर्स को एक शष्मदीद ने बताया कि कैसे सेना ने उसके सामने एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी। वहीं म्यांमार में निष्कासित सांसदों की एक समिति ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या म्यांमार में जारी हिंसा की जांच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कर सकता है, जिससे इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया जा सके। बता दें, म्यांमार में अभी तक कम से कम 224 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। T20 के अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव को वनडे टीम में भी लिया गया है। इसके अलावा कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्ण को भी टीम में जगह दी गई है।
इस सीरीज का पहला मैच 23 मार्च को पुणे में खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।